तीसरे चरण में मतदान संपन्न हो चुका है। तीसरे चरण का जिसमें 11 राज्यों की कुल 93 सीटें थी और जहां कई दिग्गजों के साथ भी दांव पर थी। लेकिन सबसे अहम है तीसरे चरण का वोटिंग परसेंट, उस पर सबसे पहले नजर डालते हैं क्योंकि शाम 5 बजे तक का 60.19% मतदान दर्ज किया गया है। ये शाम 5 बजे तक का वोटिंग परसेंट है जो आपके सामने है। राज्यवार अगर नजर डालें तो आप देख सकते हैं असम में जहां 74.86% मतदान हुआ, बिहार में 56.01% वोटिंग हुई है। असम और बिहार की वोटिंग परसेंट ये शाम 5 बजे तक है। इससे आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं जहां छत्तीसगढ़ में 66.87% वोटिंग हुई है और दादर और नगर हवेली में यही वोटिंग परसेंट पहुंचा है 65.23% के करीब। गोवा की बात कर ले, अहम यहाँ 2 सीट आज गोवा की थी जिस पर वोटिंग हुई है। 72.52% मतदान गोवा में हुआ है। वहीं गुजरात में जहां सभी 25 सीटों पर वोटिंग हुई और यहां का प्रतिशत आज शाम 5 बजे तक का रहा 55.22%। ये गुजरात का वोटिंग परसेंट है। हालांकि फाइनल वोटिंग परसेंट आने में अभी इंतजार है, कुछ वक्त और है, कुछ परसेंट बढ़ सकता है, लेकिन फिर भी जो उम्मीद थी उसके मुताबिक ये परसेंट नजर नहीं आता। कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक में ये वोटिंग परसेंट पहुंचा है 66.05%। वहीं मध्य प्रदेश में वोटिंग परसेंट है आज तीसरे चरण का 62.28%। ये शाम 5 बजे तक वोटिंग परसेंट है। इसके बाद अब अगले राज्य का रुख कर लेते हैं, महाराष्ट्र, जहां पर 53.40% वोटिंग दर्ज की गई है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में वोटिंग परसेंट का तीसरे चरण का यह आंकड़ा शाम 5 बजे तक का है 55.13%। पश्चिम बंगाल जहां शुरुआती तौर से ही वोटिंग परसेंट अच्छा नजर आता है, जब सुबह 9 बजे से हमने शुरुआत की थी, और अब शाम 5 बजे तक का पश्चिम बंगाल का वोटिंग परसेंट है 73.93%। तो असम में 74.86% वोटिंग दर्ज की गई है। ये दोनों ही राज्य हैं जहां पर कम से कम कह सकते हैं कि 72 से ऊपर यानी 73-74 के करीब ये वोटिंग परसेंट दर्ज किया गया है। तो बेहद अहम है। और जिस तरह से हम 93 सीटों की बात कर रहे हैं तीसरे चरण के लिए, वहां पर राज्यवार अगर सीटों पर नजर डालें, सबसे पहले बात गुजरात की कर लेते हैं क्योंकि गुजरात की 26 सभी सीटें यानी एक ही चरण में गुजरात में वोटिंग हुई है। और गुजरात की हम बात करें तो एक सीट जहां पर निर्विरोध बीजेपी का कैंडिडेट सूरत में जीत चुका है। 25 सीटों पर यहां पर वोटिंग हुई और गुजरात में वोटिंग पैटर्न किस तरह से रहा है ये आप देख सकते हैं। गुजरात में जहां 2019 में 64.51% वोटिंग हुई है, तो वहीं गुजरात में 2024 में ये आंकड़ा 55.22% है। ये शाम 5 बजे तक का आंकड़ा है और इन्हीं सीटों को लेकर यानी कि गुजरात की हम बात करते हैं तो गुजरात की सभी सीटों पर, सभी 25 सीटों पर जहां 64.51% 2019 में ये आंकड़ा था, वहीं 2024 में 55.22% यहां पर परसेंट दर्ज किया गया है, वोटिंग परसेंट। और चलिए इसे विस्तार से समझते हैं क्योंकि गुजरात में 25 सीटें हैं लेकिन कुछ हॉट सीट्स हैं, उस पर भी नजर डालते हैं। सहयोगी पूनम शर्मा हमारे साथ लगातार बने। पूनम, गुजरात की हम बात कर रहे हैं, ये वोटिंग पैटर्न तो हमने देखा परसेंट, लेकिन हम जानना चाहेंगे आपसे हॉट सीट को लेकर अगर बात करें तो क्या परसेंट रहा शाम 5 बजे तक? बिल्कुल श्वेता, क्योंकि लगातार आप जानकारी दे रहे हैं और ये बताना बेहद जरूरी है कि जो हॉट सीट थी वो कितनी महत्वपूर्ण है। शाम 5 बजे तक की हम बात करें तो 55.22% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। ये जानकारी देना इसलिए जरूरी है क्योंकि गांधीनगर लोकसभा सीट इतनी अहम थी जहां पर 55.65% वोटिंग हुई है। गांधीनगर लोकसभा सीट ये बेहद महत्वपूर्ण है। नवसारी सीट ये भी वीआईपी सीट थी, 55.29% यहाँ पर मतदान हुआ है, लेकिन पिछली बार के मुकाबले ये वोटिंग प्रतिशत बेहद कम है, इसीलिए सवाल यहां पर खड़ा होता नजर आ रहा है कि आखिर क्या वजह रही। इस पर मंथन बेहद जरूरी है। लेकिन राजकोट लोकसभा सीट का भी जिक्र करना बेहद जरूरी है। 54.29% यहां पर वोटिंग हुई है। हालांकि अभी भी वक्त बचा हुआ है क्योंकि 5 बजे तक का आंकड़ा अभी तक का बता रहे हैं। अभी कितना वोटिंग प्रतिशत बढ़ा होगा ये भी देखने वाली बात होगी। पोरबंदर सीट का भी बात कर लेते हैं, 40.51% मतदान हुआ है। अब इसके अलग अलग तरीके के मायने निकाले जाएंगे कि हो सकता है कि गर्मी बहुत ज्यादा थी, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा थी, समुद्री इलाका है, इसलिए लोग आखिरी के जो घंटे हैं तब बाहर निकले हैं। लेकिन वाकई में ये अपने आप में बेहद अहम होगा अगर 2019 के मुकाबले इस 2024 में वोटिंग प्रतिशत श्वेता डाउन होता है तो। बिल्कुल, और इस लिहाज से ही वोटिंग परसेंट बहुत अहमियत रखता है और कोशिश भी यही की गई थी पूनम की 2 चरण है, वोटिंग परसेंट कम रहा तो कम से कम तीसरे में इसे बढ़ाया जा सके। जद्दोजहद की गई, कोशिश की गई, लेकिन उतने परिणाम दिखते हुए नजर नहीं आते। चलिए अब अगले अहम राज्य का रुख कर लेते हैं, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की वीआईपी सीट्स की बात कर ले तो यहाँ पर भी कई दिग्गज हैं जिनकी साख आज दांव पर थी। एक नजर जरा इस पर भी डाल देते हैं। विदिशा लोकसभा सीट देखिए, यहाँ से शिवराज सिंह चौहान बीजेपी से है, कांग्रेस से प्रताप भानु शर्मा है। और अगली सीट की हम बात कर लेते हैं तो गुना लोकसभा क्षेत्र जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी से है तो कांग्रेस से
भी हमारे बेहद अहम कैंडिडेट बीजेपी से रोडमल ना करें तो कांग्रेस से दिग्विजय सिंह यहां पर मैदान में है। इसके अलावा भोपाल की बात करें आलोक शर्मा है तो अरुण श्रीवास्तव कांग्रेस से उनके सामने है। ये मजबूत चेहरे हैं और यहां पर भी अच्छी टक्कर देखने को मिलेगी। शिवमंगल सिंह तोमर बीजेपी से है मुरैना सीट के लिए, तो कांग्रेस से सत्यपाल सिकरवार यहां मैदान में है। ये सिर्फ हम हॉट सीट की बात कर रहे हैं तीसरे चरण की, तो ये बेहद अहम है। लेकिन वोटिंग परसेंट क्या कहता है, वोटिंग पैटर्न क्या कहता है, वो भी देख लेते हैं। और मध्य प्रदेश की जब हम बात कर रहे हैं तो शाम 5 बजे तक का वोटिंग परसेंट पैटर्न क्या है। देखिए 2019 पर नजर डालें तो 66.71% वोटिंग दर्ज की गई थी इन सीटों पर जो आज हुई है वोटिंग। वहीं अगर 2024 की बात करें तो ये आंकड़ा 62.28% का है। अंतर समझ में आ रहा है। हालांकि 5 बजे तक का वोटिंग परसेंट है, अब देखना होगा कि कितना ये ग्राफ आगे बढ़ता है। पूनम। बिल्कुल श्वेता, क्योंकि वैसे भी आप विस्तार से जानकारी दे रहे हैं, लेकिन आप खुद मध्य प्रदेश से हैं, तब आप इसकी सियासत को बेहतरीन तरीके से समझ सकते होंगे। लेकिन अगर अब तक आंकड़ा देखें जो यहाँ पर हॉट सीट बनी हुई है वो जाननी बेहद जरूरी है। दरअसल मध्य प्रदेश में शाम 5 बजे तक 62.28% मतदान हो गया। लेकिन विदिशा लोकसभा सीट, क्योंकि यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वीआईपी चेहरा, वीआईपी हॉट सीट, यहां पर 69.20% वोटिंग अभी तक हुई है। तो चलिए अगली सीट का भी जिक्र कर लेते हैं। गुना लोकसभा सीट, ये भी बेहद महत्वपूर्ण, 68.93% यहां पर मतदान हुआ है। हालांकि बहुत कम इसे मतदान नहीं कहा जा सकता, इस वोटिंग प्रतिशत को बहुत कम नहीं आंका जा सकता, लेकिन फिर भी उम्मीद यहां पर इस सीट को लेकर बनी हुई है। राजगढ़ सीट नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि यहां पर बाकी सीटों से ज्यादा मतदान हुआ है। अब तक का जो आंकड़ा कहता है 5 बजे तक का 72.08% मतदान श्वेता अभी तक यहां पर हुआ है। हॉट सीट्स है, महत्वपूर्ण सीट्स हैं, वीआईपी चेहरे हैं, यहां पर प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। भोपाल सीट का जिक्र करना बेहद जरूरी है। 58.42% मतदान अब तक हुआ है। इस पर मंथन बेहद करना होगा। हालांकि कांग्रेस तैयार है ये ठीकरा बीजेपी पर फोड़ने के लिए। मुरैना लोकसभा सीट पर 55.25% अब तक मतदान हुआ है और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। ये देखना कि क्या गुजरात की तरह ही मध्य प्रदेश की तस्वीर श्वेता बनती हुई नजर आएगी। क्या 2019 के मुकाबले 2024 में मध्य प्रदेश आंकड़ों के मुताबिक, प्रतिशत के मुताबिक पिछड़ा नजर आ रहा है? बिल्कुल वोटिंग परसेंट कम है पूनम, लेकिन अब देखना होगा कि क्या जो सीट को लेकर दावे कर रहे हैं वो सटीक बैठते हैं या नहीं बैठते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश भी बेहद अहम राज्य है। उत्तर प्रदेश का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में भी आज 10 अहम सीटें थी जिन पर वोटिंग हुई तीसरे चरण में, और यहां पर वीआईपी सीट्स पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि कई दिग्गज है जिनके साख दांव पर रही है। कई जगह कड़ी टक्कर भी देखने को मिल रही है। सपा इसमें शामिल है। देखिए ठाकुर जयवीर सिंह बीजेपी से, डिम्पल यादव सपा से और बसपा से श्री प्रसाद यादव है। ये मैनपुरी लोकसभा सीट की बात करें जो कि बेहद अहम सीट है, मुलायम सिंह यादव की सीट रही है, जिसे अब संभाल लिया है डिम्पल यादव ने यहां से, मौजूदा सांसद। लेकिन अब ये जो लड़ाई है, ये जो टक्कर है वो कैसी रहती है वो भी देखना होगा। आगे बढ़ते हैं मैनपुरी लोकसभा सीट के बाद, क्योंकि 10 सीटों पर वोटिंग यहां पर हुई है, उसमें से हम वीआईपी सीट्स की बात कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में मैनपुरी के बाद अगली सीट है आगरा लोकसभा सीट। देखिए यहां से बीजेपी से एसपी सिंह बघेल है जो कि केंद्रीय मंत्री हैं मौजूदा, सपा से सुरेश चंद्र करदम है, तो बसपा से पूजा अमरोई है। यहां भी त्रिकोणीय मुकाबले की बात कही जा रही है, लेकिन मजबूती एसपी सिंह बघेल क्योंकि केंद्रीय मंत्री है और ऐसा माना जा रहा है कि यहां पर नजर आती है। लेकिन देखना होगा जनता किसके साथ गई हुई सीट पर। बदायूं लोकसभा क्षेत्र, जहां पर बीजेपी से दुर्विजय सिंह शाक्य है, सपा से आदित्य यादव है और बसपा से मुस्लिम खां यहां पर है। यहां पर त्रिकोणीय मुकाबले की बात कही जा रही है। अब देखना होगा कि आदित्य यादव, ये जो यादव फैक्टर है और यादव परिवार है सपा से, क्या इन्हें जीत मिल पाती है या नहीं। बदायूं लोकसभा सीट भी बेहद इसलिए अहम हो जाती है। बदायूं के बाद अगली सीट का रुख कर लेते हैं। अगली अहम सीट आज की तीसरे चरण की फिरोजाबाद है और बीजेपी से ठाकुर विश्वदीप सिंह यहां पर है, सपा से अक्षय यादव है, तो बसपा से चौधरी बसीर भी मैदान में है। यह भी अहम सीट है फिरोजाबाद लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात कर ले तो। लेकिन अब देखना होगा कि इस दिलचस्प मुकाबले में जीत आखिर किसकी होती है। वोटिंग परसेंट पे भी हम नजर डालेंगे कि फिरोजाबाद में कितनी वोटिंग परसेंट हुई। अगली सीट तो ये देखिए, ये टॉप सीट की हम बात कर रहे हैं, नहीं हॉट सीट की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। लेकिन अब चलिए पैटर्न पे नजर डाल लेते हैं, क्योंकि वोटिंग पैटर्न भी बेहद अहम है, महत्वपूर्ण है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में 2019 में जहां आज की सीटों पर 7.01% वोटिंग दर्ज की गई थी, यह आंकड़ा इस बार का शाम 5 बजे का 55.13% है। 5 बजे तक का, इसके बाद भी बढ़ेगा तो कम से कम कह सकते हैं कि इस आंकड़े को तो टच नहीं कर पाएगा। पूनम,
बिल्कुल श्वेता, आपने कहा कि ये आंकड़े को टच नहीं कर पाएगा। ये बड़ा मुश्किल और चुनौती यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, सपा और बसपा के लिए भी बनती नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल मुकाबला है, आमने सामने की टक्कर होती है, चुनौती ज्यादा नहीं होती है, हालांकि मुद्दे हावी होते हैं, लेकिन यहाँ पर MY फैक्टर बहुत ज्यादा चल रहा है। अगर सपा बसपा की बात करें तो यहाँ पर मुस्लिम यादव वोट, लेकिन यहाँ पर खेल बिगाड़ने के लिए बसपा ने जिस तरीके से कैंडिडेट उतारे, और बीजेपी की बात करें तो यहाँ पर मैनपुरी लोकसभा सीट भी प्रतिष्ठा का दाव, 55.88% मतदान हुआ है। यहाँ पर उम्मीद थी ज्यादा वोटिंग प्रतिशत की, लेकिन नजर नहीं आया। आगरा लोकसभा सीट की बात करें, यहाँ पर भी ट्रायंगल मुकाबला, ज्यादातर सीटों पर, हॉट सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं, 51.53% श्वेता यहाँ पर मतदान हुआ है। उम्मीद है कि यह आंकड़ा थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल उस आंकड़े को छू पाएगा ये कहना मुश्किल होगा। बदायूं लोकसभा सीट पर 52.77% मतदान। अब बीजेपी कोशिश कर रही है कि जो MY फैक्टर उनका है वो यहां पर असर करता हुआ नजर आए, मोदी और योगी का फैक्टर, लेकिन यहां पर धार्मिक भावना से ज्यादा जातीय फैक्टर नजर आ रहा है। क्या जातीय फैक्टर उस धार्मिक भावना से ऊपर होता हुआ नजर आ रहा है? लग वही रहा है। आंकड़े को देखते हुए फिरोजाबाद सीट पर 56.27% अब तक मतदान हो गया है। उम्मीद यही करेंगे, निर्वाचन विभाग भी यही नवाचार करता रहा, कोशिश इस बात को लेकर करता रहा। एटा लोकसभा सीट का जिक्र कर ले, 57.07% मतदान अब तक हुआ है, लेकिन क्या यह आंकड़ा बढ़ेगा? सवाल सबसे बड़ा यही, निर्वाचन विभाग की भी नजर इस पर टिकी हुई है। बिल्कुल, और इस लिहाज से बेहद अहम ये 10 सीट उत्तर प्रदेश की, हालांकि उत्तर प्रदेश में जहां 7 चरणों में वोटिंग होनी है, बेहद अहम रहेगा। लेकिन अब बात चलिए कर्नाटक की कर लेते हैं, क्योंकि कर्नाटक में पहले भी वोट पड़ चुके हैं, 2 चरणों की हम बात कर रहे हैं, और आज तीसरे चरण में जो बची हुई 14 सीटें थी उस पर वोटिंग हुई। लेकिन यहां पर भी कई अहम चेहरे नजर आएंगे, 2 पूर्व मुख्यमंत्री भी मैदान में हैं। इसके अलावा कर्नाटक के हॉट सीट पर भी नजर आ लेते हैं कि कुछ जगह टक्कर जबरदस्त देखी जा रही है। हावेरी लोकसभा सीट देखिए, बसवराज बोम्मई यहां पर बीजेपी से है कैंडिडेट, कांग्रेस से आनंद स्वामी हैं। बसवराज बोम्मई जो कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं, यानी पूर्व मुख्यमंत्री भी यहां मैदान में है। हावेरी लोकसभा के बाद अगले सीट पर भी नजर डाल लेते हैं कर्नाटक की एक और अहम सीट, बेलगाम लोकसभा सीट। देखिए यहां से जगदीश शेट्टार बीजेपी से है, तो वहीं कांग्रेस से मृणाल रविंद्र हेबलकर मैदान में है, और यहाँ ये कह सकते हैं कि राजनीतिक परिवार से ही ये ताल्लुक रखते हैं मृणाल रविंद्र हेबलकर, जो कि मैदान में देखना होगा कि टक्कर कितनी जबरदस्त रहती है। अगली सीट भी देखते हैं कि कर्नाटक की अगली सीट कौन सी है, क्योंकि कुछ हॉट सीट पर की ही हम बात कर रहे हैं। वैसे तो 14 सीट पर वोटिंग हुई है। धारवाड़ लोकसभा सीट, जहां पर प्रहलाद जोशी बीजेपी से कैंडिडेट है और कांग्रेस से विनोद आसूती, लगातार 5 बार प्रहलाद जोशी यहां से जीत दर्ज कर चुके हैं, ये लगातार जीतते हैं। वैसे में देखना होगा कि क्या कड़ी टक्कर विनोद आसूती यहां पर दे पाते हैं या नहीं। अगली सीट धारवाड़ के बाद और अगली सीट पर नजर डाल लेते हैं, जहां से शिवमोगा लोकसभा क्षेत्र से BY राघवेंद्र यहां मैदान पर है, बीजेपी से तो कांग्रेस से गीता शिवकुमार यहां मैदान में है। बेहद अहम ये सीट भी है, शिवमोगा की टक्कर भी देखनी होगी। लेकिन उससे पहले कर्नाटक के वोटिंग पैटर्न पर भी एक नजर डाल लेते हैं। देखिए वोटिंग पैटर्न कर्नाटक का क्या कहता है। 2019 कर्नाटक में जहां 68.65% वोटिंग दर्ज की गई थी, वहीं कर्नाटक में 2024 में 66.05% है। 5 बजे तक का ये वोटिंग परसेंट है इन 14 सीटों को लेकर, और ऐसे में माना जा रहा है कि हो सकता है कि इसी आंकड़े के ही इर्द गिर्द ये नजर आए। पूनम, बिल्कुल 2019 का हम वोटिंग प्रतिशत दिखा रहे हैं, जैसे कि आपने वोटिंग पैटर्न दिखाया श्वेता, लेकिन 2024 में से अगर देखा जाए इस वोटिंग प्रतिशत को, तो ये कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि हमेशा से अच्छा वोटिंग प्रतिशत यहां पर रहा है। कर्नाटक में शाम 5 बजे तक 66.05, और हावेरी लोकसभा सीट का जिक्र करें तो 71.90% अभी तक मतदान हो चुका है। बेहद अहम है, हॉट सीटें हैं, उसका जिक्र हम कर रहे हैं। बेलगाम सीट पर की बात की जाए तो 65.67% मतदान अब तक हो चुका है, वोटिंग हो चुका है, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ेगा ये कहा जा रहा है, इस पर उम्मीद पूरी है। धारवाड़ लोकसभा सीट का जिक्र कर ले, 67.15% वोटिंग यहां पर हो चुकी है। बहुत ज्यादा चुनौती थी बीजेपी के लिए, जिस तरीके से विधानसभा चुनावों में उनके साथ हुआ, लेकिन अब वो लोकसभा चुनाव में दोहराना नहीं चाहते थे। शिवमोगा लोकसभा सीट का जिक्र करें तो 72.07% यहां पर वोटिंग हुई है। आपने कहा था कि 2 पूर्व मुख्यमंत्री, बल्कि एक पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा भी मैदान में उतरा हुआ, इसलिए प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा दांव पर। तो ये महत्वपूर्ण सीटें हैं, लिंगायत का साथ इस पर मिलता नजर आएगा या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि चुनौती बेहद अहम हर एक पार्टी के लिए। बिल्कुल, और कर्नाटक की जब बात होती है तो इस बार जो ये 14 सीटें आज की थी, इसमें लिंगायत फैक्टर बेहद अहम था, उसी के इर्द गिर्द ही वही क्षेत्र है पूरा, और ऐसे में जो कैंडिडेट भी वैसे चुने गए, तो देखना दिलचस्प यही होगा कि कौन वोटर्स किस
कैंडिडेट के साथ जाते हैं और क्या जो चयन किया गया पार्टी की तरफ से कैंडिडेट के तौर पर वो सही बैठता है या नहीं। बहरहाल लगातार हम आपको और भी तस्वीरें दिखाएंगे क्योंकि वोटिंग पैटर्न जानना जरूरी है और अगर हमें हॉट सीट्स की बात करें तो उसमें भी कितना परसेंट रहा है वोटिंग का शाम 5 बजे तक वो भी आपको दिखाएंगे क्योंकि 93 सीटों पर तीसरे चरण में आज वोटिंग संपन्न हुई और राज्यवार हम कुछ हॉट सीट पर नजर बनाए हुए और साथ ही वोटिंग पैटर्न और वोटिंग परसेंट को भी देख रहे हैं। चलिए अब महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं और महाराष्ट्र की भी ये कुछ हॉट सीट है, अहम सीट है, उसका रुख कर लेते हैं कि आखिर यहां पर किस तरह का मुकाबला देखने को मिल रहा है। देखिए बारामती लोकसभा सीट ये बेहद अहम है। एनसीपी शरद पवार वाली है जिसमें सुप्रिया सुले जो कि उनकी बेटी है वो कैंडिडेट है, तो दूसरी एनसीपी है अजीत पवार वाली और इसमें सुनेत्रा पवार मैदान में है जो कि अजीत पवार की पत्नी है। ये दोनों ही कभी साथ थे, एक तरफ थे और अब एनसीपी जिस तरह से दो भागों में बटी है तो आमना सामना इस सीट पर बारामती में देखने को मिल रहा है। चलिए अगली सीट पर भी नजर डाल लेते हैं क्योंकि महाराष्ट्र की 2 से 3 अहम सीट है, हॉट सीट है जिस पर आज वोटिंग हुई है। दूसरी अहम सीट रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा सीट की हम बात कर लेते हैं जहां पर नारायण राणे बीजेपी से यहां पर कैंडिडेट उतारे गए हैं जो कि पूर्व राज्यसभा सांसद है, पूर्व विधायक रहे हैं और इस बार लोकसभा से कैंडिडेट है नारायण राणे बीजेपी से इस सीट के लिए। दूसरी तरफ शिवसेना ठाकरे से विनायक राउत है जो कि उनको टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये रत्नागिरी सिंधुदुर्ग भी हॉट सीट है, बेहद अहम है जहां पर 2 अहम चेहरे हैं जो कि आमने सामने नजर आ रहे हैं। अगली सीट का भी रुख कर लेते हैं महाराष्ट्र की तीसरी अहम सीट क्योंकि आज 11 सीटों पर वोटिंग हुई है और तीसरी अहम सीट है कोल्हापुर सीट जहां पर संजय मंडलिक है शिवसेना से ये कैंडिडेट है, तो सामने कांग्रेस से शाहू शाहजी छत्रपति है जो कि मैदान में है। ये कोल्हापुर सीट की हम बात कर रहे हैं। चलिए कुछ हॉट सीट है जिस पर हमने कैंडिडेट की बात की लेकिन अब एक नजर वोटिंग पैटर्न पर भी डाल लेते हैं। वोटिंग पैटर्न क्या कहता है महाराष्ट्र क्या इन सीटों को लेकर, आज की वोटिंग को लेकर। देखिए महाराष्ट्र में 2019 में जहां 63.87% वोटिंग दर्ज की गई थी वहीं 2024 में महाराष्ट्र में शाम 5 बजे तक ये वोटिंग परसेंट रहा है 53.40%। बहुत ज्यादा अंतर यहां पर नजर आ रहा है, कुछ परसेंट बढ़ सकता है लेकिन फिर वही बात कि तीसरे चरण में भी जो कोशिशें की गई वो कामयाब होती नजर नहीं आई वोटिंग परसेंट को बढ़ाने को लेकर। पूनम श्वेता आपने बिल्कुल सही कहा क्योंकि जो वोटिंग पैटर्न हमने देखा उसमें बहुत ज्यादा अंतर नजर आ रहा है और शायद इसलिए क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक जो पार्टियां हैं, जो महत्वपूर्ण पार्टियां हैं वो बनती हुई नजर आ रही है। चाहे एनसीपी का जिक्र कर ले या फिर शिवसेना का जिक्र कर ले, दोनों ही 2 भागों में बंट चुकी है। वही तो बीजेपी और कांग्रेस तो है ही, लेकिन यहाँ पर मराठा राजनीति का बहुत अहम किरदार रहता है। तो जिस तरीके से आपने यहाँ पर अहम सीटों का जिक्र किया है तो यहां पर वोटिंग प्रतिशत बता देते हैं कि अभी 5 बजे तक कितना वोटिंग प्रतिशत यहां पर हो चुका है। बारामती लोकसभा सीट का जिक्र करें 43.68% अभी तक यहां पर वोटिंग हो चुकी है। कम है, उम्मीद करेंगे कि आंकड़ा बढ़े लेकिन इतनी ज्यादा उम्मीद यहां पर नजर नहीं आ रही। क्या वो पूरी होगी, सवाल है। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग सीट पर 53.75% यहां पर वोटिंग हुई है क्योंकि यहां पर भी बाकी राज्यों की तरह जाति फैक्टर बहुत ज्यादा हावी रहता है, लेकिन मुद्दे कुछ इलाकों में बहुत मॉडर्न है लेकिन वो असर यहां पर यूथ में नजर नहीं आया। कोल्हापुर लोकसभा सीट पर 63.71% मतदान हुआ है। यहां पर इंटरेस्टिंग चीज का अगर जिक्र करें तो ये भी है कि यहां पर लोकल राज्यों के राजनीति में इतना ज्यादा इंटरेस्ट है यहां के राजनेताओं का, लेकिन वो केंद्र की राजनीति में ज्यादा जाना नहीं चाहते, चाहे फिर वो बीजेपी के हो या फिर दूसरी सीटों के हो। वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में ही वो डटे रहे और इसलिए हो सकता है कि प्रचार प्रसार में उन्होंने ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन देखने वाली बात होगी कि मुख्य वजह यहां पर क्या रहेगा अगर वोटिंग प्रतिशत नहीं बढ़ता। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने क्योंकि यहाँ पर फोकस सभी का है वोटिंग परसेंट बढ़ाने को लेकर और तीसरा चरण में जो वोटिंग परसेंट आएगा वो मोटिवेट करेगा कहीं ना कहीं कि चौथे चरण में इसे और ज्यादा बढ़ाया जाए, जहां कोशिशें कम रह गई हैं या फिर जहां परिणाम नहीं मिले हैं उसे बढ़ाया जाए, उसे बेहतर किया जाए। चलिए अब बात बिहार की कर लेते हैं क्योंकि तीसरे चरण में बिहार की 5 अहम सीटें थी जिन पर आज वोटिंग हुई है और शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहली सीट का रुख करते हैं, ये अररिया लोकसभा सीट जहां से बीजेपी से प्रदीप कुमार सिंह मैदान में है तो आरजेडी से मोहम्मद शाहनवाज आलम यहां पर मैदान में। अररिया लोकसभा सीट ये भी अहम सीट बिहार की। अगली सीट का रुख करते हैं क्योंकि अररिया सीट जो 5 हम बिहार की सीटों की बात कर रहे हैं उसमें से एक ये भी शामिल। खगड़िया लोकसभा सीट की बात करते हैं, यहां से राजेश वर्मा एलजेपी रामविलास की जो पार्टी है खगड़िया सीट वहां से राजेश वर्मा है कैंडिडेट, तो सीपीआईएम से संजय कुमार यहां पर मैदान में नजर आ रहे हैं। महागठबंधन से सीपीआईएम के कैंडिडेट संजय कुमार कहते हैं लोकल है, जबकि एनडीए से लोजपा यानी रामविलास की जो राजेश वर्मा है भागलपुर से आते हैं और इसलिए भी यहां पर देखना होगा कि टक्कर किस कदर रहती है। अगली सीट का रुख करते हैं, बिहार की अगली सीट है मधेपुरा लोकसभा सीट। देखिए अब यहां से जेडीयू से दिनेश चंद्र यादव है तो आरजेडी से प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप यहां पर मैदान में है। एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी हैं दिनेश चंद्र यादव को पिछले मार्जिन को इन्हें दोहराना चुनौतीपूर्ण यहां पर जरूर रहेगा। राजद ने प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप को अपना उम्मीदवार यहां से बनाया है।
अगली सीट का रुख कर लेते हैं। देखिए बिहार की अगली अहम सीट है सुपौल लोकसभा क्षेत्र। अब यहां से जेडीयू से दिलेश्वर कामत है तो आरजेडी से चंद्रहास चौपाल मैदान में है। बेहद अहम सीट है जहां पर चंद्रहास चौपाल वर्सेस दिलेश्वर कामत नजर आते हैं। चंद्रहास चौपाल को सुपौल की सिंहेश्वर विधानसभा सीट से राजद के विधायक ये हैं और पार्टी ने उन्हें ही यहां मैदान में उतार दिया है। जबकि जदयू की बात कर ले, अपनी सिटिंग सांसद है दिलेश्वर कामत और उन पर एक बार फिर से दाव लगाया है। मुकाबला दिलचस्प रहेगा। और चलिए अगली सीट है झंझारपुर लोकसभा सीट। अब देखिए यहां पर 3 कैंडिडेट मैदान में नजर आ रहे हैं, जिसमें जेडीयू से रामप्रीत मंडल है और यहां वीआईपी से सुमन महासेठ है, तो वहीं बसपा से गुलाब यादव इस सीट पर है। यहां त्रिकोणीय मुकाबले की बात जरूर कही जा रही है क्योंकि झंझारपुर में वीआईपी ने उम्मीदवार उतार दिया है इस बार, इसलिए मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। सबसे दिलचस्प उम्मीदवार महागठबंधन से दिया गया है। बीजेपी के पूर्व एमएलसी सुमन महासेठ को वीआईपी ने मैदान में उतार दिया है और ऐसे में राजद नेता गुलाब यादव का गुस्सा परवान पर चढ़ गया और लालू प्रसाद ने, बता दें आपको, गुलाब यादव को तैयारी करने को कहा था कि आप चुनाव की तैयारी करिए, लेकिन उनका टिकट कट गया और अब गुलाब यादव बसपा के टिकट पर लालू प्रसाद को ही मजा चखाने के लिए मैदान में है। सिटिंग एमपी जेडीयू के रामप्रीत मंडल यहां पर, और इस लिहाज से देखिए बिहार की ये 5 अहम सीटें हैं और यहां पर टक्कर भी जबरदस्त होगी क्योंकि बिहार की राजनीति भी दिलचस्प है। पिछले दिनों भी हमने देखा कि किस तरह से यहां पर बदलाव भी देखने को मिला। अब देखिए बिहार में वोटिंग पैटर्न पर भी एक नजर डालते हैं। 2019 में जहां ये वोटिंग पैटर्न था 61.26% का, वहीं 2024 में ये परसेंट है 56.01%। पूनम, बिल्कुल, और ये जो वोटिंग पैटर्न के तहत आपने जो वोटिंग प्रतिशत बता दिया है, ये कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है क्योंकि चाहे निर्वाचन विभाग हो, बिहार की राजनीति में अहम रोल अदा करने वाले बड़े बड़े नेता हो, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, पूरे तरीके से कोशिश में जुटे थे कि वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाया जाए, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा। आपने वीआईपी सीटों का जिक्र कर दिया है, चेहरे बता दिए, लेकिन वो भी इस वोटिंग प्रतिशत को बताने में कमजोर साबित हुए हैं। अररिया लोकसभा सीट का जिक्र करें तो 58.57% यहां पर मतदान हुआ है। बहुत ज्यादा हेल्दी से नहीं कहा जा सकता, उम्मीद है बढ़ेगा। झंझारपुर सीट का जिक्र करें 53.29% यहां पर अभी तक वोटिंग हुई है। बिहार भी वही राज्य है जहां पर बाकियों राज्यों की तरह जाति फैक्टर चलता है, जोड़ तोड़ की राजनीति चलती है और यह बेहद अहम हो जाता है। और खगड़िया लोकसभा सीट का जिक्र करें तो 54.35% अभी तक वोटिंग यहां पर हो चुकी है। इसके अलावा अगर अन्य सीटों का जिक्र करें वो भी देखना जरूरी है। मधेपुरा लोकसभा सीट का जिक्र करें तो 54.52% यहां पर मतदान हुआ है। बिहार की राजनीति बहुत ज्यादा अलग है, यहां पर जाति फैक्टर भी चलता है। सुपौल सीट का जिक्र करें तो 58.91% यहां पर वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश की तरह यहां पर एक योगी भी मैदान में उतरे हैं। यहां पर हिंदू राजनीति या फिर वोटिंग बैंक को बढ़ाने की कोशिश यहां पर की गई है, धार्मिक भावना और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की गई है, लेकिन क्या वो सब बीजेपी के लिए वरदान साबित होंगे अगर वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है? क्योंकि यहां पर जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की तैयारी की गई थी और फिर वही पीछे निकल गए, वो धुरंधर भी यहीं से आते हैं। बिल्कुल, और बिहार की राजनीति तो टिकी जाति पर रहती है और ये देखने को भी मिलता है। चलिए पूनम अगली राज्य भी देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ भी बेहद अहम राज्य। चलिए यहाँ पर वीआईपी सीट्स पर, वीआईपी कैंडिडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए कोरबा लोकसभा सीट की हम बात कर ले, यहाँ से सरोज पांडे बीजेपी से कैंडिडेट है, तो कांग्रेस ने ज्योत्सना महंत पर दाव खेला है। ज्योत्सना महंत को यहाँ पर उतारा है अपने कैंडिडेट के तौर पर। कोरबा लोकसभा सीट छत्तीसगढ़ की, ये बेहद अहम सीट है। छत्तीसगढ़ की अगली सीट पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए कैंडिडेट को समझना होगा और इसके बाद वोटिंग पैटर्न बेहद अहम हो जाता है। कोरबा के बाद अब अगली सीट दुर्ग लोकसभा सीट। देखिए दुर्ग सीट से विजय बघेल बीजेपी से यहां पर कैंडिडेट है, तो साथ ही कांग्रेस से राजेंद्र साहू यहां पर मैदान में है। लेकिन करीब 9 सीटों पर यहां पर वोटिंग हुई है, लेकिन वोटिंग पैटर्न क्या कहता है उस पर नजर डालते हैं और इसके बाद रुक करेंगे वोटिंग परसेंट पर। चलिए वोटिंग पैटर्न देखिए, छत्तीसगढ़ में 2019 में 70.87% यहां पर वोटिंग परसेंट रहा है, तो छत्तीसगढ़ में 2024 में शाम 5 बजे तक 66.87% ही दर्ज किया गया। पूरा बिल्कुल, और ये आंकड़ा भी अंतर बताता है कि यहाँ पर भी जो कोशिश की गई थी वो नाकाफी ही साबित हुई है। वोटिंग प्रतिशत ज्यादा नहीं बढ़ा। अब हर कोई यहाँ पर वजह जाने की कोशिश करेगा, लेकिन इंतजार इस बात को लेकर करेगा कि जो 6 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत है वो जल्द ही निर्वाचन विभाग द्वारा सामने आए। कोरबा लोकसभा सीट का जिक्र करें तो 70.60% यहाँ पर
वोटिंग अभी तक हो चुकी है। इसके अलावा अगली सीट का जिक्र करें तो दुर्ग लोकसभा सीट पर 67.33% अभी तक मतदान हुआ है। बेहद महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़, आदिवासी बेल्ट है, हर किसी की कोशिश रहती है कि उनको लुभाया जाए। बिलासपुर सीट पर 60.05% अभी तक वोटिंग हो चुकी है, क्योंकि अभी तक का आंकड़ा जो बता रहे हैं वो 5 बजे तक का है। रायपुर लोकसभा सीट पर 61.25% मतदान हुआ है। बीजेपी ने यहां पर बहुत कोशिश की क्योंकि चुनौती बहुत ज्यादा बनी हुई थी। सरगुजा सीट पर 74.17% यहां पर वोटिंग हुई है। विधानसभा चुनावों में जो अच्छी यहां पर जीत मिली है, कोशिश लोकसभा चुनावों में भी मिले, ये कोशिश यहां पर पार्टी की रही, बीजेपी की। लेकिन बाकी पार्टियां क्या वो उस लोक लुभावने वादों के जरिए मतदाता को लुभाती हुई नजर आएगी? वोटिंग प्रतिशत के बाद सब कुछ साफ होगा, लेकिन 4 तारीख को रिजल्ट सामने आएगा। लेकिन वोटिंग प्रतिशत का जो अंतर है वो भी बहुत कुछ बयां कर रहा है। बिल्कुल, और इस अंतर को भरने में देखना होगा कि जिन राज्यों का हम जिक्र कर रहे हैं, कहीं पर बहुत कम अंतर है, कहीं पर अंतर बहुत ज्यादा है। तो क्या जो फाइनल वोटिंग परसेंट आता है वो इस आंकड़े को पार कर पाएगा या नहीं? बहरहाल चलिए अगले राज्य का रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल, जहां पर 4 अहम सीटें हैं, सीटों पर आज वोटिंग हुई है इस चरण में। तीसरे चरण की बात करते हैं और वहां पे एक ही अहम सीट है। आज की सीटों की बात करें, मालदा दक्षिण लोकसभा सीट, यहां से बीजेपी से श्रीरूपा मित्रा चौधरी है मैदान में, कांग्रेस से ईशा खान चौधरी है, तो टीएमसी से शाहनवाज अली मैदान में है। पश्चिम बंगाल का वोटिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। हालांकि आज 4 अहम सीटों पर वोटिंग हुई है तीसरे चरण में, और तीसरे चरण की जब हम बात कर रहे हैं तो यहां पर ये एक हॉट सीट रही। लेकिन वोटिंग पैटर्न पर नजर डालना भी जरूरी है। अब देखिए, पश्चिम बंगाल में 2019 में 81.69% वोटिंग दर्ज की गई, और ये आंकड़ा 2024 में शाम 5 बजे तक का 73.93% है। हालांकि यहाँ पर ट्रेंड रहा है। इसे अगर हम दूसरे राज्यों की तुलना में देखें तो हमें लगेगा कि बहुत ज्यादा पश्चिम बंगाल में वोटिंग हुई है बाकी की तुलना में, लेकिन यहाँ पर ट्रेंड रहा है, हमेशा अच्छा परसेंट आता है। लेकिन फिर भी 2019 की तुलना में देखिए 2024 में ये आंकड़ा कम है। पूनम, बिल्कुल श्वेता, आपने सही कहा, ये पैटर्न रहा है, बहुत ज्यादा यहाँ पर अंतर नहीं है, और इसलिए उम्मीद यहाँ पर की जा रही है कि ये वोटिंग प्रतिशत जो है वो 6 बजे तक का जब आएगा, ओवरऑल वो और ज्यादा बेहतर होता नजर आएगा। क्योंकि इसके साथ हम असम को भी ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छी प्रतिशत में मतदान हुआ है, मतदाता यहाँ पर जागरूक होते नजर आए हैं। जंगीपुर सीट का जिक्र करें तो 72.13% यहाँ पर वोटिंग हुई है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बहुत ज्यादा बनती नजर आ रही थी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो धार्मिक भावना बनाने की कोशिश की गई थी उसका असर यहाँ पर होता नजर आया बीजेपी के लिहाज से। मालदा दक्षिण सीट का जिक्र करें 73.68% यहाँ पर अभी तक की वोटिंग हो चुकी है। 5 बजे तक का आंकड़ा आपको बता रहे हैं, 6 बजे तक का आंकड़ा बहुत जल्द अब तक तस्वीर सामने हो पाएगी। मालदा उत्तर में 73.30 मतदान अभी हुआ है। पश्चिम बंगाल का जिक्र कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में काफी अच्छी प्रतिशत यहां पर अभी तक वोटिंग हो चुकी है। मुर्शिदाबाद सीट का जिक्र करें 74.49% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। देखना होगा कि क्या यह आंकड़ा बढ़ेगा, 2019 को पार कर पाएगा, यह भी देखने वाली बात होगी। जंगीपुर सीट पर 72.13% अभी तक वोटिंग हो चुकी है। बिल्कुल पूनम, तो ये पश्चिम बंगाल का वोटिंग परसेंट रहा है अहम सीटों को लेकर। लेकिन अब चलिए असम का रुख कर लेते हैं। असम में वीआईपी सीट्स, हॉट सीट्स पर नजर डाले थे। धुबरी लोकसभा सीट है, यहां से एआईयूडीएफ से बदरुद्दीन अजमल कैंडिडेट हैं, तो कांग्रेस से रकीबुल हुसैन उन्हें टक्कर देने के लिए, वहीं एजेपी से जावेद इस्लाम यहां पर टक्कर देते हुए नजर आएंगे। और अलग ही तरह की राजनीति असम की भी नजर आती है, और इसलिए दिलचस्प मुकाबले के तौर पर धुबरी लोकसभा सीट को देखा जा रहा है। अगली सीट का रुख कर लेते हैं, गुवाहाटी लोकसभा सीट। देखिए, अब यहां से बिजुली कलिता मेधी है जो कि बीजेपी की कैंडिडेट है, तो वहीं कांग्रेस से मीरा गोस्वामी है जो कि उन्हें टक्कर देती हुई नजर आ रही है। और जब दोनों महिलाएं आमने सामने, तो देखना होगा कि जनता किसके साथ गई होगी आज, और वोटिंग परसेंट भी असम का क्या कहता है वो भी हम बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले वोटिंग पैटर्न पर एक नजर। अब देखिए, असम की हम जब बात करें 2019 में 85.15% यहां पर वोटिंग परसेंट दर्ज किया गया है, तो असम में शाम 5 बजे तक का ये वोटिंग परसेंट 74.86% है। आज जो 11 राज्यों में वोटिंग हुई है उस लिहाज में सबसे अच्छा जो वोटिंग परसेंट आया है, अगर कंपैरेटिवली बात की जाए, तुलना की जाए, तो असम का रहा है। अब देखना होगा कि जो फाइनल परसेंट आता है वो कितना होता है। पूनम, बिल्कुल, फाइनल परसेंटेज कितना आएगा उस पर नजर बनी हुई है, लेकिन अभी तक का 5 बजे तक का जो आंकड़ा बताया है श्वेता ने, वो भी बहुत कम नहीं आंका जा सकता। हेल्दी आंकड़ा है, देखा जाए तो 5 बजे तक 74.86% अभी तक वोटिंग हो चुकी है। बरपेटा लोकसभा सीट का जिक्र करें तो 74.2
2.0% अभी तक वोटिंग हुई है और इससे बाकी राज्यों को सबक लेने की जरूरी है, क्योंकि पूर्वी असम का जिक्र करें तो मणिपुर भी साथ लगा हुआ है। वहां पर जिस तरीके से विवाद हुआ था उसके बाद भी यहां पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। धुबरी लोकसभा सीट पर 79.70 वोटिंग अभी तक हो चुकी है। 5 बजे तक का आंकड़ा आप तक पहुंचा रहे। गुवाहाटी सीट का जिक्र करें तो 67.68% यहां पर वोटिंग हुई है। सियासी जंग यहां पर लगातार देखने को मिल रही थी, बयानबाजी लगातार जारी थी। कोकराझार का जिक्र करें तो 74.24% मतदान अभी तक हो चुका है। लेकिन पलड़ा किसका भारी होगा जब तक ओवरऑल वोटिंग प्रतिशत नहीं आ जाता, कहना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन इससे पहले हमने पश्चिम बंगाल का जिक्र किया, अभी असम का हम आपको पूरा प्रतिशत दिखा रहे हैं 5 बजे तक का। उसे कहना गलत नहीं होगा कि इन दो राज्यों ने बाजी मार ली है बाकी राज्यों से वोटिंग प्रतिशत बढ़ने। बिल्कुल। और देखिए गोवा की ये सीट्स क्या कहती है, इसका पर्सन क्या कहता है, उसके रुक करेंगे। लेकिन उससे पहले कैंडिडेट पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए गोवा उत्तर लोकसभा सीट की हम बात करते हैं। आज जिस तरह से वोटिंग हुई है, बीजेपी से श्रीपद नायक है, केंद्रीय मंत्री है, लगातार यहां से जीत दर्ज करते आ रहे हैं। 5 बार वो यहां से जीत चुके हैं। तो कांग्रेस ने रमाकांत खलप को यहां से उतारा है। उन्हें टक्कर देने के लिए दिलचस्प मुकाबला गोवा उत्तर में देखने को मिलेगा। अगली सीट देखिए, गोवा की अगली सीट है गोवा दक्षिण लोकसभा सीट, जहां से पल्लवी डेम्पो बीजेपी से है। तो कांग्रेस ने विरियाटो फर्नांडिस को यहां पर मैदान में उतारा है। यह भी बेहद अहम दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन गोवा का वोटिंग पैटर्न क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। क्या ये पिछली बार से बेहतर है या नहीं। देखिए गोवा 2019 में जब 75.14% वोटिंग दर्ज की गई है, तो 2024 में यानी इस बार शाम 5 बजे तक ये वोटिंग परसेंट है, यानी जो आंकड़ा है वो 72.52% ही रहा शाम 5 बजे तक। पुनः अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हेल्दी इस वोटिंग प्रतिशत को कहा जा सकता है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जब ओवरऑल निकल कर आएगा तो क्या 2019 के मुकाबले ये वोटिंग प्रतिशत 2024 का गोवा में बढ़ेगा या फिर नहीं। गोवा उत्तर लोकसभा सीट का जिक्र करें तो 73.51% अभी तक वोटिंग हो चुकी है। बीजेपी बहुत ज्यादा उत्साहित है, क्योंकि 2019 में भी उसका पलड़ा भारी यहां पर होता हुआ नजर आया था। गोवा दक्षिण सीट की बात करें तो 71.55% अभी तक वोटिंग हो चुकी है। हॉट सीट्स है, महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 5 बजे तक का यह आंकड़ा है। देखना होगा कि क्या यह आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहां की राजनीति बाकी राज्यों की राजनीति के मुकाबले बेहद अलग, मुद्दे बेहद अलग। बिल्कुल, राजनीति भी अलग, मुद्दे भी अलग, और इसलिए किसी भी एक राज्य से दूसरे राज्य की तुलना नहीं की जाती। और ये प्रचार प्रसार में भी हमें देखने को मिलता है कि कितना अंतर होता है। वहां की जनता, वहां के वोटर्स के लिहाज से ही मुद्दे चुने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब क्योंकि हमने बात की 11 राज्य केंद्र शासित प्रदेश की, तो दादर और नगर हवेली का भी रुख कर लेते हैं। और यहाँ पर कैंडिडेट कौन है, देखिए यहाँ पर दमन और दीव लोकसभा सीट की बात कर ले तो यहाँ पर लालू भाई पटेल है, बीजेपी से हैं। तो वहीं कांग्रेस से केतन पटेल उन्हें टक्कर देते हुए इस सीट पर नजर आ रहे हैं। अहम मुकाबला इस सीट पर भी रहने वाला है। वही चलिए नजर डाल दें दादर और नगर हवेली लोकसभा सीट की, तो यहां से बीजेपी से कलाबेन डेलकर है, तो कांग्रेस से अजीत रामजी माल्हा हैं जो कि इन्हें टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मुकाबला दिलचस्प भी माना जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरफा जीत की बातें भी कही जा रही हैं। ये सिर्फ अपने अपने दाव है या अपनी अपनी बात है, अपना अपना कॉन्फिडेंस है जो ये दर्शाता है कि हम जीत रहे हैं। लेकिन तय तो जनता ने कर दिया है, इनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। चलिए अब दादर नगर हवेली में वोटिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। देखिए 2019 में ये वोटिंग पैटर्न रहा है, परसेंट रहा है 77.05% का, और इस बार 5 बजे तक घटकर पहुंचा है 65.23%, यानी कि आंकड़ा जहां बढ़ना चाहिए वो कम ही नजर आया। देखना होगा कि बढ़ता है या नहीं। पूनम, दमन और दीव का जिक्र आप कर रहे हैं, वोटिंग पैटर्न आपने बताया कम यहां पर आंकड़ा नजर आए, इसलिए सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्या वजह है। इस पर मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि निर्वाचन विभाग कोशिश यहां पर करता हुआ नजर आया, फिर भी वोटिंग प्रतिशत यहां पर कम था। ये सबसे बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है। तो चलिए आपको बता देते हैं, दादरा और नगर हवेली सीट पर 66.61% मतदान हुआ है। केंद्र शासित ये प्रदेश है, और आपको बता दें कि यहाँ पर गुजरात का वलनाड जो जिला है वो भी यहाँ पर दमन के साथ लगता हुआ नजर आता है। दमन और दीव सीट पर 62.31% अभी तक वोटिंग हो चुकी है। उम्मीद है ये प्रतिशत जो है यहां पर बढ़ता हुआ नजर आएगा, और इस प्रतिशत के बढ़ते हुए आंकड़े को देखकर यह कहा जा सकेगा कि यहां का यूथ, यहां का मतदाता भी जागरूक हुआ है। जो बड़ी बड़ी बातें यहां पर की गई थी वो यहां पर असर दिखाती हुई नजर आ रही है, और अगर डाउन होता है तो फिर यहां पर मौजूदा पार्टी, जो कि यहां पर मौजूदा सांसद है, उन पर सवाल खड़े होंगे। बिल्कुल पूनम, और इस वोटिंग पैटर्न और वोटिंग परसेंट से ही बहुत हद तक अब आकलन भी अपने स्तर पर लोग कर रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर भी बहुत हद तक साफ हुई कि शाम 5 बजे तक का ये आंकड़ा है, तो फाइनल आंकड़ा आखिर आता क्या है। चलिए बहुत शुक्रिया पूनम आपका इस वोटिंग परसेंट को डिटेल में बताने के लिए।